तो कैसे हो मेरे वीरों, मेरे जवानों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर गुरु केंद्र इस बार आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया है जर्नल साइंस को लेकर। हाँ जी, जर्नल साइंस को लेकर एक मॉडल पेपर आया है जिसे आपने अच्छे से समझना है और सीखना है। भाई डन है? चलिए सावधानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को सीखते हुए, याद करते हुए बेहतर बनेंगे और एग्जाम में अपनी वर्दी को लेकर रहेंगे। भाई लेकर रहेंगे ना मेरे वीरों? तो बिल्कुल लेकर रहेंगे भाई, बिल्कुल लेकर रहेंगे। तो इसी जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे बाबा, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी तरल पदार्थ को गर्म करेंगे मेरे वीरों तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक बात मुझे बताएं, आप बताएंगे ना? बिल्कुल बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे। तो बताएं मुझे कि जब आप पानी गर्म करेंगे तो भैया वो क्या बनेगा। अरे बाबा, पानी को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो बदलेगा किसमें, गैस में। और गैस ज्यादा जगह लेगा कम जगह लेगा। तो भैया गैस ज्यादा जगह लेगा, तो जो जगह ज्यादा लेता है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अरे बाबा, जगह जब ज्यादा लिया जाएगा तो उसका घनत्व हो जाएगा कम। बोलो साथ में, बोलो क्या बोला हमने? अरे बाबा, जब भी जगह ज्यादा ली जाएगी तो उसका डेंसिटी यानी घनत्व क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा मेरे वीरों, कम हो जाएगा। बात समझ में आई? और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जल का जो घनत्व होता है, जल का जो घनत्व होता है वो होता है 997 kg पर मीटर क्यूब पर। ओह, लगभग में याद कर लीजिए, लगभग में 1000 पर मीटर क्यूब पर, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर कितना होता है, तो 1000। याद हो गया भाई? बिल्कुल याद हो गया। और इस पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे मेरे वीरों, ध्यान रखेंगे क्या भाई, कि इसके फॉर्मूले पे एक बार नजर डालें मेरे जवानों। घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान के नीचे आयतन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? घनत्व बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान के नीचे आयतन। बात समझ में आ गई? अब घनत्व के सामने कौन है, देखो अभी घनत्व के सामने कौन है, तो द्रव्यमान। तो इसे अलग लिख लो, तो घनत्व बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? घनत्व बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान। अरे बाबा, द्रव्यमान मतलब होता है आपका मास। ओके, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, मास। और घनत्व मतलब क्या हो गया, घनत्व मतलब क्या हो गया, तो डेंसिटी। ओके हो गया। इसी प्रकार आयतन मतलब क्या होगा, तो आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, यानी घेरा गया स्थान। अब ध्यान से समझे, ध्यान से समझे कि घनत्व के सामने कौन है, द्रव्यमान। तो घनत्व के सामने लिख दिया हमने कौन है, द्रव्यमान। इनमें कैसा रिश्ता है, तो ये एक दूसरे के सामने है, मतलब इनमें बराबर का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, बराबर का रिश्ता है, यानी घनत्व बढ़ेगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें भाई, अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। घनत्व घटेगा मेरे वीरों तो द्रव्यमान भी घटेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन अगर बात की जाए भाई घनत्व की और आयतन की, तो देखो ये एक दूसरे के तिरछे में है, तिरछे में मतलब क्रॉस है। तो यहां समझें, जो घनत्व होता है वो आयतन के तिरछे में है। तिरछे में का मतलब होता है भैया एक दूसरे के उल्टे हैं। एक दूसरे के उल्टे का मतलब वीरो क्या होगा, बताओ मुझे? अरे बाबा, एक दूसरे के उल्टे का मतलब भैया जी, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा। क्या बोला हमने, बताओ? घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, और घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। यानी कि याद रखें भाई, याद रखें, घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं मेरे वीरों। समानुपाती मतलब समान बिहेवियर, एक जैसा बिहेवियर दिखाएंगे। और घनत्व और आयतन, घनत्व और आयतन जो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
बात समझ में आ गई ना भाई? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी का फायदा उठाएगा एग्जाम में, इसी का फायदा उठाएगा और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसका एक एग्जाम्पल आप ऊपर देख रहे हो कि भैया तरल को गर्म करने पर क्या होगा, तो भैया जब उसका आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, यानी आप बी ऑप्शन टिक कर देंगे, यानी ये घटता है। इसी प्रकार एक और पूछता है, बादल क्यों तैरते हैं मेरे वीरो? बादल क्यों तैरते हैं, ये क्वेश्चन आपका लास्ट आया हुआ भी है एग्जाम में। बादल क्यों तैरते हैं मेरे जवानों, तो बताएं। तो बादल तैरते हैं घनत्व क्या होने के कारण? कम होने के कारण। अब कई बार ऑप्शन में घनत्व दे देगा तो घनत्व भैया कम होना चाहिए, कई बार आपको पजल करने के लिए आयतन दे देगा तो बाबा आयतन ज्यादा होना चाहिए। फिर से समझे, बादल तैरते हैं क्यों? घनत्व कम होने के कारण, और घनत्व अगर कम होगा तो आयतन ज्यादा होगा मेरे वीरों, आयतन ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से एक और प्यारा क्वेश्चन लिख लीजिए और डाउट को खत्म कर लीजिए भाई, फुर्र से हुर्र करें, डाउट को अपने उड़ाएं भाई। लिखा जाए, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मेरे वीरो, जल का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होगा। एग्जाम में पूछता है जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है मेरे जवानों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जब घनत्व अधिक होगा मेरे सोना, मेरे बाबू, जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन क्या हो जाएगा बताएं? आयतन क्या हो जाएगा जी? तो आयतन हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा मेरे वीरों, कम हो जाएगा, कम। बात समझ में आ गई? तो नोट करके बेहतरीन तरीके से इसे लिखें भाई, और जुड़े रहें गुरु केंद्र के साथ अंत तक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, शेयर करें इसे। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे वीरों? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो याद रखें, एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश का मात्रक है। आवेश को चार्ज भी कहा जाता है। किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। आवेश आपको बताऊं तो एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव मतलब धनात्मक और नेगेटिव मतलब हो गया भैया ऋणात्मक। इन्हीं को आवेश कहते हैं, और इसका जो यूनिट होगा, इकाई होगी, वो होती है एम्पियर सेकंड। कई बार इसकी इकाई एम्पियर सेकंड ना देकर, एम्पियर सेकंड ना देकर आपको दे देगा कूलाम। तो पजल नहीं होना, कूलाम भी इसी की इकाई होती है। डन है मेरे वीरो? कूलाम भी इसी की इकाई होती है। ओके है? और साथ ही साथ 2 स्टार लगाकर क्वेश्चन लिखें। हाँ जी, बहुत बार पूछे गए हैं। कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्या होगा मेरे वीरो? रेशम से रगड़ने पर वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी घनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मतलब घनावेशित हो जाएगा। और इसी प्रकार एक छड़ होती है एबोनाइट की, एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो वो हो जाता है नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। नोट करके लिखें इसे, नोट करके लिखें भाई। और कुछ बातें थोड़ी सी और देख लीजिए बस, कि ऊर्जा की इकाई क्या होगी? तो बाबा ऊर्जा बोले, ऊष्मा बोले, काम बोले, कार्य बोले, इन सब की इकाई, इन सब की इकाई एक ही होती है, वो होती है जूल। हाँ जी, इन सब की इकाई क्या होती है? जूल। और यही इकाई अगर सीजीएस में पूछे, एग्जाम में पूछेगा कि ऊर्जा की इकाई सीजीएस में बताएं, ऊर्जा की इकाई सीजीएस में बताएं। सीजीएस एक मापक पद्धति है जो पुराने समय में मापी जाती थी, तो सीजीएस में इसे अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
अर्घ तो है वही चीज, बस यूनिट अलग अलग है। अरे वो ऊर्जा ऊष्मा कार्य सबकी इकाई जूल होती है, सीजीएस में पूछे तो अर्घ होगा। क्या होगा? अर्घ। बात समझ में आ गई। और गति, गति मतलब स्पीड, तो गति की इकाई जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डन है। चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे वीरों। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया, हाँ जी, मायो मतलब मेरा, 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 तो मेरा होगा तो मेरे पास होगा, मेरा होगा तो वीरो मेरे पास होगा, यानी निकट होगा तो निकट दृष्टि दोष यानी समीप दृष्टि दोष को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया। तो नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें भाई। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होगा मेरे वीरों दूर दृष्टि दोष। क्या हो गया? बताएं बताएं बताएं। तो एक निकट दृष्टि दोष हो गया और एक दूर दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहता है और दूर दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहता है। हाइपरमेट्रोपिया। बात समझ में आ गई? अरे वह हाइपर जुड़कर आए तो दूर और मायो जुड़कर आए तो भैया क्या हो जाएगा? निकट। मायो जुड़कर आए तो क्या हो जाएगा? निकट। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार कुछ बातें और जो इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखें मेरे वीरों कि अगर आपसे यहां पर पूछे कि निकट दृष्टि दोष में क्या दिखाई नहीं देता, तो जब भी दिखाई का पूछेगा, क्या दिखाई नहीं देगा? तो उल्टा दिखाई नहीं देता। सुन लीजिए ध्यान से, क्या दिखाई नहीं देता मेरे जवानों? तो उल्टा दिखाई नहीं देता, यानी निकट में दूर का नहीं दिखाई देगा और दूर में निकट का यानी पास का नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? निकट में दूर का नहीं दिखाई देगा और दूर में निकट का नहीं दिखाई देगा। तो दिखाई में हो गया, चलो याद, मुंह दिखाई हो गई। अब आगे करें। अब इसमें प्रतिबिंब पूछेगा कि भैया प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद रखें मेरे वीरों कि भैया आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। कहां बनता है? नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। और कैसा बनता है? कैसा बनता है भाई? तो आंख में जो इमेज बनती है वो बनती है मेरे जवानों वास्तविक और उल्टी। हाँ जी, वास्तविक और उल्टी, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? तो रेटिना पर, रेटिना पर बनता है। बात समझ में आ गई? और इसी प्रकार आगे देखें तो भैया ये प्रतिबिंब जब, हाँ जी, ये प्रतिबिंब जब आंख से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाएगा। ध्यान से समझें, रेटिना से पहले बनता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं और रेटिना के बाहर बनेगा यानी बाद बनेगा तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ गई? अरे बाबा दिखाई किसका नहीं देगा? तो दिखाई में उल्टा देखना है। दिखाई में कैसा देखना है? उल्टा। निकट में दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर में निकट का दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ गई? और प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया? रेटिना पर। अगर रेटिना से पहले बना दिया ना तो बीमारी निकट की, और रेटिना के बाद बना दिया तो भी बीमारी किसकी? दूर की। ओके हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट, यानी कि ये बात लिखेंगे आप स्टार लगाकर। कैसे लिखेंगे? स्टार लगाकर। क्या भाई? किसका ट्रीटमेंट क्या है? कौन सी लेंस का प्रयोग करें? ये पूछ लेगा आपसे। तो देखो निकटा, तो इसमें ज्यादा अक्षर है कम अक्षर है? ध्यान से देखें। निकटा इसमें ज्यादा है कम है? तो भैया अक्षर ज्यादा है। अच्छा दूर, दूर में ज्यादा है कम अक्षर है? इसमें कम है। तो ज्यादा वाले में ज्यादा यानी अवतल मेरे वीरो, और कम वाली में, दूर वाली में दूर। कम अक्षर यानी छोटा अक्षर तो छोटे वाला। बोलो हो गया? याद हो गया? हो गया? बिल्कुल हो गया गुरुजी, गुरुजी मजा आ गया। हो गया? क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में भैया निकटा ज्यादा अक्षर है तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा और दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। ओके है? चलिए शाबाश, याद करें इसे। और अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मेरे वीरो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फुहारा बर्नौली, बसोली नहीं, इसे बर्नौली लिखिएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसमें क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, कोशिका सिद्धांत। भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एग्जाम में पूछ लेता है कोशिका सिद्धांत मेरे वीरों किसने दिया? तो याद रखें स्लाइडेन और स्वान ने। किसने? स्लाइडेन, बोले साथ में मेरे वीरों, आवाज आनी चाहिए यहां तक। और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ओह, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो उसके बाल होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। और इसी प्रकार आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदे गोल होती हैं किसके कारण? तो फिर से मेरे वीरों आंसर क्या बताएंगे? ओहो जवानों, क्या आंसर बताओगे? तो पृष्ठ तनाव ही बताओगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी, बिल्कुल आ गई। यूनिट लिख लीजिए, इकाई लिख लीजिए। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर। बोले साथ में, न्यूटन प्रति मीटर। ऊपर न्यूटन, नीचे मीटर। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है तेज प्रकाश में पुतली। हाँ जी, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होगा? तो बाबा तेज प्रकाश अगर होगा तो लाइट में प्रकाश ज्यादा चला जाएगा, तो उसको रोकने के लिए पुतली जो है वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो पुतली, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पुतली जो है वो छोटी हो जाएगी। तो देखो है ऑप्शन बिल्कुल है भाई, बी छोटा करेक्ट आंसर हो गया। अब कौन कर रहा है इन्हें बड़ा छोटा? तो आपकी आंख में देखना ध्यान से, ऐसे धारियां सी लगी होगी ना भाई, तो इसे कहते हैं आइरिस, यानी परितारिका। क्या कहते हैं? बोलो साथ में मेरे वीरों, परितारिका। और परितारिका ही लेंस पर या फिर पुतली पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्या करती है? तो नियंत्रण करती है। प्यूपिल यानी पुतली पे नियंत्रण करेगा कौन? तो परितारिका यानी आइरिस। ओके हो गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला देखें, इसी प्रकार एक और लिख लीजिए, इसमें एक और लिख लीजिए। कई बार पूछता है कि नेत्र का कौन सा भाग दान देते हैं? तो याद रखें कॉर्निया। कौन सा भाग दान देते हैं? तो कॉर्निया वाला भाग नेत्र में दान दिया जाता है। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को प्रति संक्रमण एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है? अरे बाबा, जो इन्फेक्शन से बचाता है तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम हो गया रेटिनॉल। क्या नाम हो गया वैज्ञानिक इसका? रेटिनॉल। इसी प्रकार बी में बी तो हैं बहुत सारे, दो नाम याद रखो। एक तो B2 याद रखो, ये एग्जाम में आ जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा राइबोफ्लेविन मेरे वीरों। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। और एक आता है विटामिन B12, जिसको आप कोबाल्ट कहते हो। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये दो नाम आप ध्यान रखें। सी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है मेरे वीरों कैल्सीफेरोल। क्या होगा? तो कैल्सीफेरोल। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। दो बातें और लिख लीजिए। ये जो सी लिखा है ना आपने, ये जो सी है ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है
है भाई? जल में घुलनशील। सब्जियों को धोगे तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो सब्जी जल से धोई जाती है गुरुजी, और जल जो है विटामिन सी को लेके चला जाएगा भाई। हाँ जी, यानी जल में घुलनशील होता है। कैल्सीफेरोल की बात करें, विटामिन डी की बात करें तो लिख लीजिए सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो यही है, सबसे तेज बनने वाला विटामिन जो है वो कौन सा है? वो यही है, और इसी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लगाकर, हार्मोनल विटामिन किसे कहते हैं? तो ये इसी को कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। ओके है, चलिए शाबाश शाबाश मेरे जवानों। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है वास्तविक मास्टर ग्रंथि। वास्तविक मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ना वो वास्तविक मास्टर ग्रंथि हुई, और पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन? हाइपोथैलेमस, जो भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। किस पर? भूख प्यास पर क्या रखता है? नियंत्रण। ओ शरीर पर जो पीयूष ग्रंथि है वो नियंत्रण रखेगा, और पीयूष ग्रंथि पर कौन नियंत्रण रखेगा? तो हाइपोथैलेमस रखता है। इसी प्रकार यहां पर एड्रिनल लिखा है, तो इससे एक हार्मोन निकलता है इसी के नाम का, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन ही निकलता है, जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। याद रखना, इमरजेंसी हार्मोन या इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा है? तो एड्रिनल। और थायराइड जो है, थायराइड के बारे में बताएं तो थायराइड पाया जाता है आपका गले में, ओह हाइपोथैलेमस पाया जाता है मस्तिष्क में यानी ब्रेन में, एड्रिनल पाया जाता है आपका राजमे के ऊपर। राजमे के ऊपर मतलब कि भैया किडनी के ऊपर। किसके ऊपर मेरे वीरों? किडनी के ऊपर। पीयूष पाया जाता है मस्तिष्क यानी ब्रेन में। थाई जहां भी शब्द आ जाए वो सब गले में, और थायराइड की बात कर रहे हैं तो थायराइड से भैया आपको ध्यान रखना है, थायराइड जो ग्रंथि हुई ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाँ जी, एंडोक्राइन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हुई मेरे वीरों? तो थायराइड। और पीयूष की बात करें तो ये सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी शब्द लिख गया चाहे आगे कुछ भी लिख दे, सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तब भी पीयूष, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि लिख दे तब भी पीयूष ही होगी मेरे वीरों। चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझें। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान समान है। तो भैया एक ही आदमी है वो हाइड्रोजन, ये आता भी एक ही नंबर पर है, और इसके अंदर जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी एक ही होता है। डन है, एक ही होता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। तो एग्जाम में पूछे आवारा तत्व कौन सा हो गया? तो हाइड्रोजन। इसकी जगह फिक्स नहीं है, इसकी जगह फिक्स नहीं है। हाँ जी, आवर्त सारणी में इसकी स्थान को निश्चित नहीं कर पाया गया है। ओके है। और भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है? तो भैया भविष्य का ईंधन भी इसी को कहा जाता है। ओके है। और बात करें क्रमांक की और द्रव्यमान की तो याद रखें, जो क्रमांक होता है, नंबर जो होता है वो बताता है कौन? तो प्रोटॉन। प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वो उसके उतने नंबर को बताएगी। और जो द्रव्यमान या भार होता है, परमाणु भार, एग्जाम में पूछेगा परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या होते हैं। और परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु भार जो है वो मिलकर बनता है आपका प्रोटॉन प्लस में मेरे वीरों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही परमाणु भार बनता है। हाइड्रोजन का फिर एक एक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता भाई? तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाएगा? तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। डन है। बात करें इसके खोज
खोज की मेरे वीरों? तो इसका जो खोज है ना वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था इसकी खोज की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी मेरे वीरों? तो रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। किसने? प्रिस्टले ने। और बेरियम की खोज की थी हमारे डेवी साहब ने। हाँ जी, हम्फी डेवी। हम्फी डेवी। ओके है, तो ये इनके जनक हो गए, इन्हें भी ध्यान रखें। चलिए शाबाश, आगे देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राण वायु किसे कहा जाता है? प्राण वायु किसे कहा जाता है? तो प्राण वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। और ये जो CH4 है ये मीथेन है, और मीथेन को ही प्राकृतिक गैस। ओहो, इसके क्वेश्चन तो भरमार हैं, भरमार। मीथेन पूछे, प्राकृतिक गैस पूछे, आपसे जंगलों में आग लगने का कारण पूछे, वो मंगल गैस पूछे, मार्स गैस पूछे, तो ये सब जो है वो क्या है? मीथेन है। गोबर गैस पूछे तब भी क्या है? मीथेन है। पत्तियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, जिसके कारण जंगलों में क्या लग जाती है? आग। वो मीथेन ही होती है। खादानों में आग लगने का कारण भी मीथेन ही है। डन है? चलिए शाबाश, अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल है। क्या है? तो नॉन मेटल है कार्बन। और कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है ये आता है कौन से नंबर पर? तो इसका परमाणु क्रमांक यानी नंबर जो होगा वो होगा 6। भार पूछे तो 12। भार कितना होगा इसका? 12। जितने क्रमांक हो उसका लगभग डबल कर दो। अरे बाबा, जैसे ऑक्सीजन 8 पर आता है तो वजन उसका कितना हो जाएगा? 8 गुने 2 16। हीलियम 2 पर आता है, वजन डबल कर दो, कितना आ गया? 4 पर। ओके है, तो इसी प्रकार से याद रखे परमाणु क्रमांक 6 होता है, भार हो गया इसका 12। और आपसे कार्बन का शुद्ध रूप पूछता है तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। हीरा, और हीरा ना मिले तो टिक कर दीजिएगा काजल, क्योंकि हीरे का तो एक आकार हो गया ना, तो आकार मतलब क्रिस्टल हो गया, तो क्रिस्टल में हीरा होता है, और अक्रिस्टलीय यानी जिसका आकार ना हो उसमें मेरे वीरों काजल आंसर आता है। क्या आता है? काजल। तो हीरा ना हो तो काजल टिक कर देना है। क्या टिक कर देना है? काजल। बात समझ में आ गई? और यहां पर एक और बात ध्यान रखें, C14 जो है वो है कार्बन डेटिंग। क्या है? कार्बन डेटिंग, जिससे जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाओगे? तो कार्बन डेटिंग से। डन है? डन है मेरे वीरों। अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? ड्राई आइस कौन सी होती है? तो भैया ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके है, तो ये ध्यान रखें। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो चाय बनाना पड़ता है, पका हुआ भोजन बनाना पड़ेगा, कॉफी बनानी पड़ेगी आपको, तो सी टिक कर दीजिए। हवा एक प्राकृतिक संसाधन होगी। ओके है, चलिए साथ ही साथ वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, इसे भी ध्यान रखें। और अगला देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल लिटमस पेपर को बदलता है किसमें? तो भैया लिटमस पेपर की अगर बात की जाए तो लिटमस पेपर भैया 2 तरह से काम करता है, या तो वो लाल हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा नीला।
या फिर वो लाल हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, नीला। और अगर लिटमस पेपर लाल हो रहा है तो लाल मतलब खतरा, लाल मतलब खतरा, खतरा मतलब तेजाब, तेजाब मतलब अम्ल, यानी कि लाल कब होगा तो अम्ल में, और नीला कब होगा तो बेस यानी क्षार में। तो अब बताएं, लाल मतलब खतरा, खतरा मतलब अम्ल, लिटमस पेपर लाल हो जाएगा जब अम्ल होगा, लिटमस पेपर नीला हो जाएगा जब बेस यानी क्षार होगा। तो सल्फ्यूरिक क्या है, अम्ल है, अम्ल है तो भैया लाल हो जाएगा, लाल मेरे वीरो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर जो है ये बनता है लाइकेन से। किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। और लाइकेन को प्यार से हम वायु प्रदूषण सूचक भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछे वायु प्रदूषण सूचक से किसे जाना जाता है, तो लाइकेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है मेरे वीरो, तो लाइकेन को जाना जाता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई गुरुजी, बिल्कुल आ गई। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे वीरो। क्वेश्चन है टीका, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, तो भैया जिसने सबसे पहला टीका बनाया था वो है एडवर्ड जेनर। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक की बीमारी के ऊपर बनाया था, किसके ऊपर, चेचक की बीमारी के ऊपर। चेचक की बीमारी को दो नाम से जानते हो आप, एक तो जानते हो स्मॉल पॉक्स से, एक जानते हो चिकन पॉक्स से, यानी एक छोटा चेचक और एक बड़ा चेचक। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों के दोनों, यानी चेचक की बात करें तो चेचक वायरस से होने वाला रोग है। किससे भाई, वायरस से होने वाला रोग है। तो वायरस के नाम भी याद रखें। स्मॉल पॉक्स में होता है वेरीवेला, वेरीवेला, और चिकन पॉक्स में क्या होगा, वेरीसेला। याद रहेगा, फिर से बोलो, वेरीसेला चिकन में, वेरीवेला स्मॉल में, वेरीसेला चिकन में, वेरीवेला स्मॉल में। ओके हो गया, हाँ जी गुरुजी ओके हो गया। आगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आया हुआ है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्वेश्चन लिख लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है पेंसिलिन की खोज के लिए। पेंसिलिन की खोज, जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही की थी। और ये भी पूछा हुआ है आपसे कि पेंसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से। किससे बनाया जाएगा मेरे वीरो, तो कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसमें दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए जो कि क्रिश्चियन बर्नार्ड यहां पर है, इनके बारे में। और एक लिख लीजिएगा रेबीज का टीका। रेबीज का टीका भैया किसने बनाया था, ये पूछ लेता है। तो रेबीज का टीका जो है वो लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो लुई पास्चर के द्वारा। और रेबीज भी वायरस से होने वाला रोग है। क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात करें तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। क्या किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट यानी हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो हृदय प्रत्यारोपण जो है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो ये आज के बेहतरीन क्वेश्चन थे मेरे विरोध, जिसे आपने नोट्स के रूप में समझना है, बेहतर बनना है। वर्दी पानी है ना, बिल्कुल पानी है गुरुजी, बिल्कुल पानी है। तो फिर बने रहे गुरु के इनके साथ। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।